Good morning to all of you in this accountancy class. Day before yesterday, we were discussing chapter first, that is nature of business. ये हम बात कर रहे थे. तो आपको मैंने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज जो बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एक्टिविटीज की दो क्लासिफिकेशन थी. एक आपके पास में इंडस्ट्री था, ठीक है जी, और एक आपके पास में कॉमर्स था. तो ये दो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई थी. अब इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन जो इंडस्ट्री को हम एक्सप्लेन कर चुके थे कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है. इंडस्ट्री मीन्स टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स फॉर यूजफुल पर्पस, दैट वाज कॉल्ड एज इंडस्ट्री. और इंडस्ट्री में आपके थ्री टाइप थी, वो आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. ठीक है, तो प्राइमरी के फिर जो है पार्ट दो थे, वो आपने देखा एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक. ठीक है, इसी प्रकार से आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री थी, और सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जो है आपकी चार प्रकार की थी: एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री. और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाती थी, आपका जो है कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स. और उसके बाद में आपका जो है ये सेकेंडरी के में दो पार्ट के थे, मैन्युफैक्चरिंग और आपका कंस्ट्रक्टिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग के आपके चार थे और कंस्ट्रक्टिंग का कोई पार्ट नहीं था. ठीक है, उसके बाद टर्सरी था. तो टर्सरी में आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट ये आया था. अब हम बात करें कॉमर्स की. ठीक है, तो कॉमर्स जो है वो मैंने आपको कुछ दिन बताया था कॉमर्स की डेफिनेशन क्या थी. तो था कॉमर्स जो है वो आपका था कि कॉमर्स इज एन ब्रिज बिटवीन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है. और ये कहते हैं कि विच रिमूव द हिंड्रेंसेस बिटवीन द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में जो हिंड्रेंसेस आती हैं, हिंड्रेंस होते हैं रुकावटें, बाधाएं. तो जो आपकी रुकावटें या बाधाएं आती हैं, उनको रोकने का, उनको हटाने का काम है आपका कॉमर्स से कहलाता है. ठीक है, ये मैंने आपको कहा था. अब ये करके आपके जो कॉमर्स की चीज़ें थी, अब उसके बाद ये करके फंक्शंस ऑफ कॉमर्स कौन से हैं वो हम बात करें. तो अब ये मैंने आपको बताया था कि आपका जब बिजनेस एक्टिविटी को टू पार्ट्स में, फंक्शन के बेस पे टू पार्ट्स में उन्होंने जो क्लासीफाई किया था. इंडस्ट्री में थ्री टाइप हो गई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. ठीक है, प्राइमरी के दो पार्ट थे. ठीक है, आपका एक था उसके अंदर एक्सट्रैक्टिव, जिसमें धरती से कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं या जो धरती के ऊपर उगा करके की जाती हैं ना, धरती निकाली जाती हैं. और जेनेटिक में जो था, जो ज़मीन के ऊपर जिनको उगाया जाता है या ज़मीन के ऊपर जिनको पाला जाता है धरती के ऊपर, जैसे कि उगाने का मतलब क्रॉप्स हो गई, प्लांटेशन हो गया, ये हो गया. और पालने का मतलब जैसे पशु हो गए, पक्षी हो गए, इनको पालना. तो वो आपका जो है प्राइमरी में था. सेकेंडरी फर्दर जो वो दो में किया था हमने, वो एक हमने किया था दैट वाज मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा था कंस्ट्रक्टिव. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये था कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसमें आपकी चार प्रकार की हो गई थी चीज़ें. वो चार प्रकार की आपकी कौन कौन सी थी? वो आपकी थी एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री. और उसके बाद सेकंड जो था मैंने इसका सेकेंडरी का, वो था कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव में डैम बनाना, और ब्रिज बनाना, या रोड्स बनाना, ठीक है, बिल्डिंगें बनाना, तो वो आपका उसमें था. और थर्ड जो था वो टर्सरी, जो केवल सर्विस से रिलेट करता है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया था. अब इसको हम स्टार्ट करें कॉमर्स. तो कॉमर्स के जो है हम देखें तो पहले तो ये कि कॉमर्स के जो फंक्शन ऑफ कॉमर्स कौन से हैं, तो हम वो कर लेते हैं शुरू. तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे मैंने कैसे क्लासिफिकेशन किया है. तो मैं करता हूँ फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, उस पर आता हूँ जी. फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, यानी फंक्शन कॉमर्स कौन कौन से काम करता है. तो ये बताया था हमने कि कॉमर्स इज ए ब्रिज है, या विच रिमूव द हिंड्रेंसेस, जो हिंड्रेंसेस रिमूव करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. तो हिंड्रेंसेस कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कॉमर्स सेगमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉमर्स इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री. कॉमर्स जब इंडस्ट्री के बैकबोन है, इंडस्ट्री तब तक नहीं चल सकती जब तक कि आपका कॉमर्स से अपना फंक्शन नहीं करेगा. यानी इंडस्ट्री में क्या है, वी प्रोड्यूस द गुड्स, मीन्स वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स, अनटिल और अनलेस
इफ़ द कॉमर्स इज नॉट हेल्प देन इंडस्ट्री इज नो मोर। जब तक काम नहीं करेगा, कॉमर्स अपना काम नहीं करेगा, यानी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तक माल नहीं पहुंचाएगा, यानी बीच में कॉमर्स नहीं आएगा, तो आपका इंडस्ट्री फेल है, इंडस्ट्री किसी काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो कह रहे कि द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री रीच टू अल्टीमेट कस्टमर ओनली बिकॉज ऑफ कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स के कारण से ही अल्टीमेट कस्टमर के पास में गुड्स पहुंचती हैं। तो कहता है कॉमर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। पहले हिंड्रेंस है helps in removing hindrance of person, रिमूव होता है हटाना, ठीक है, हिंड्रेंस होता है बाधाएं या मुसीबत, कठिनाइयाँ, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूसर था, यहाँ पर आपका कंज्यूमर था, अब यहाँ से यहाँ तक माल कैसे पहुँचे, तो इसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हटाना आपका जो है वो कॉमर्स का काम है। तो पहला आपका जो है रिमूविंग ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। तो ये कहते हैं ए लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सनस कॉल्ड प्रोड्यूसर। या काफ़ी सारे गुड्स जो हैं वो लोग बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर अनदर ग्रुप ऑफ पर्सनस, दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर एनी अनदर ग्रुप ऑफ पर्सनस। और ये जो लोग माल बनाते हैं इन लोगों के लिए बनाते हैं, कंज्यूमर के लिए बनाते हैं, ठीक है। और कहता है कि देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन, बीच में कोई रिलेशन इन लोगों का, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स create a link between the producer and the consumer. Trade exchange the help exchange in the goods or services for the producer and the consumer, hence remove the hindrance of a person between producer and consumer। यानी ये देखा जाए कि ये कंपनी आपके पुणे में है और ये बंदा आपका हिसार में है, ठीक है। अब इन लोगों को मिलाए कौन, कोई ना कोई आदमी तो होना चाहिए। तो वो काम जो है कॉमर्स ये करता है कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी इसको जो मिलाने वाले व्यक्ति हैं वो आपके होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, C&F हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी बड़ा चैप्टर आगे आएगा। तो यानी कि पहला काम तो जो है वो रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, तो पहला कौन सा काम ये है। दूसरा हेल्प्स में रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हेल्प्स in removing hindrance of place। आपकी प्लेस की हिंड्रेंस है, प्लेस की हिंड्रेंस कहाँ लो, ये पुणे है, ये हिसार है, माल कहाँ चाहिए, हिसार में चाहिए, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, पुणे के अंदर हो रहा है। तो इसका ये हुआ कि यहाँ पर प्लेस की प्रॉब्लम है, यानी एक गैप है दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा, कंज्यूमर जो आपका ट्रांसपोर्ट के द्वारा, यानी इस प्लेस से इस प्लेस के बीच में जो गैप है वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा कॉमर्स पूरा करता है, ठीक है। यानी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस का हिंड्रेंस कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा सोल्व होगा। तो ट्रांसपोर्ट भी किसका पार्ट है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉमर्स, वो भी आपका कॉमर्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, helps in removing hindrance of time। हिंड्रेंस ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस इट्स प्रोडक्ट होल ऑफ द ईयर। ऐसा तो है नहीं कि अपनी फैक्ट्री बंद कर देगा, बट द कंज्यूमर्स रिक्वायर द प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम। मीन्स फॉर एग्जाम्पल you can see we require say sweaters, blazers and the different woolen clothes in the season of winter, but at that time each and everything can every person cannot supply all these things। means on the spot we can't
क्रिएट और मैन्युफैक्चर स्वेटर्स और ब्लेजर्स एंड एनीथिंग ऑन द स्पॉट, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एंड सेकेंडली ड्यूरिंग द समर द वूल ऑफ द शिप्स आर कट डाउन and these wools are sent to the producer by the sheep farmers, क्योंकि जो भेड़ हैं उनकी ऊन गर्मियों के अंदर ही काटी जाती है और उसी समय ये ऊन जो है वो जो शिप फार्मर्स हैं वो इन फैक्ट्री के अंदर भेजते हैं। अब यहाँ पर जो फैक्ट्री के अंदर वो वूल आ गई तो नेचुरली कि दे हैव टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ स्वेटर्स एंड द अदर वूलन क्लॉथ्स, क्योंकि अगर वो पूरे गर्मी में बनाएंगे तो सर्दी जब शुरू होगी तो फिर इन लोगों के पास में पहुंच जाएगी। अब ये जो स्वेटर्स हैं और जो बनाते हैं अब वो उन्होंने मार्केट में कंज्यूमर के पास में भेजेंगे तो कंज्यूमर विल नॉट परचेज इट बिकॉज ही डजेंट रिक्वायर्स इट एंड कंज्यूमर वेट्स दैट देयर में बी द न्यू मॉडल्स, न्यू डिज़ाइंस, न्यू थिंग्स देयर में भी, तो वो उनको नहीं खरीदेंगे। तो अब एक प्रॉब्लम हो गई कि आपका जो है प्रोडक्शन हुआ था अप्रैल में या जून में गर्मी के अंदर और उसका कंजम्पशन जो कंज्यूमर करेगा वो कंजम्पशन जो है कंज्यूमर करेगा जा करके दिसंबर में, ठीक है। तो एक टाइम की हिंड्रेंस आ गई, यानी अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नियर अबाउट 8 to 9 months गैप देयर, टाइम गैप इज देयर। तो टाइम गैप है। अब इस बंदे ने आज बना दिया, इस बंदे को 8 months के बाद में रिक्वायरमेंट है, तो बीच में 8 months का जो है वो एक टाइम गैप हो गया। 8 month का टाइम गैप होगा तो ये कैसे फिलअप हो, तो इसका फिलअप होने के लिए आपका वेयर हाउसिंग तो गोडाउन जिसको बोलते हैं, तो ये जो है बंदा अपना माल किसी गोदाम में रखेगा। तो गोदाम के लिए भी कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपना गोदाम बना लेते हैं, उनका काम केवल गोडाउन की फैसिलिटी देना होता है, ठीक है, यानी जिसकी वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी देना होता है। और जैसी डिमांड आएगी तो प्रोड्यूसर जो है वो वेयर हाउस से माल निकालेगा और उसको जो है वो अपने कस्टमर्स को दे देगा। तो आप क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है वो आपका वेयर हाउसिंग से ख़त्म हो जाता है, यानी जिस दिन आपको जरूरत हो उस दिन आप ले लेना, ठीक है। तो ये आपका जी हिंड्रेंस ऑफ टाइम। तो पहला हिंड्रेंस ऑफ पर्सन यानी आदमी की जो कमी थी दोनों को मिलाने में, तो वहाँ पर आपका C&F हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, एजेंट हो गया, वो काम जब कॉमर्स का है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यहाँ पुणे में माल बना, हिसार में रिक्वायरमेंट है, इट मीन्स there is a place a hindrance, there is a gap between the two places and by the transportation these gap can be completed or eliminated। और नेक्स्ट आपका हिंड्रेंस ऑफ टाइम हिंड्रेंस, तो आपका जो है टाइम हिंड्रेंस है मीन्स द प्रोडक्शन इन अप्रैल and consumption in December, it means it requires 8 to 9 months, a time gap is there, it means there may be a warehousing or there may be a godown facility and it is also a function of commerce, ठीक है जी। नेक्स्ट है रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज है वो भी रिमूव होती है आपके कॉमर्स के द्वारा, क्योंकि आपका जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज नेचुरली कि प्रोड्यूसर यहाँ पर है, कंज्यूमर यहाँ पर है, अब उसने माल भेजा तो पैसा कैसे आएगा, तो पैसा कैसे आएगा, इसके लिए आपकी जो है यहाँ पर जो एक्सचेंज की एक प्रॉब्लम आ गई, एक्सचेंज की प्रॉब्लम आ गई, यानी गुड्स के बदले में पैसा किस प्रकार से रिकवर हो। तो उसकी प्रॉब्लम को जो सोल्व करने का जो तरीका है दैट इज़ बैंक, वो बैंक के द्वारा होता है ना, बैंकिंग जो उसका रिमूव कर देगा। अब बैंकिंग जो कैसे रिमूव करेगा कि बैंकिंग जो है आप उससे अगर कोई माल खरीदते हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है कि मान लो कि आप अमेरिका से माल खरीदते हैं, आप इंडिया की बात ना सोचो अकेला, मान लो आप अमेरिका से माल खरीदते हैं, अब अमेरिकन जो है वो कैसे बिलीव कर लें कि इंडिया में जो मैंने माल भेजा है और मान लो हिसार के अंदर मैंने माल भेजा, तो पता नहीं आदमी कैसा होगा, क्या पता निकम्मा हो,
मेरा माल वहाँ पर पहुँचने के बाद में पैसा खा जाए। अब फिर आप ये भी कह सकते हैं जी फिर हम लोग अमेरिकाओं पे कैसे विश्वास करें, वो भी नालायक हो सकते हैं। हमने वी हैव पेड देम एंड दे मे नॉट रिस्पॉन्ड, दे मे नॉट सेंड द गुड्स, व्हाट वी कैन डू। तो इसके बीच में फिर क्या होगा, द बैंकिंग इज द मेन रोल हियर। बैंक जो रोल प्ले करता है, मेन से द बैंक गिव द एश्योरेंस टू द पर्सन टू द अदर कंट्री दैट वी विल पे द अमाउंट ऑफ दिस पर्सन, यू कैन सेंड द गुड्स विदाउट एनी फियर। तो उसके बदले में बैंक जो क्रेडिट नोट इशू करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, सॉरी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। और लेटर ऑफ क्रेडिट जब बैंक तब इशू करता है जब आप अपने बैंक के पास में जाओगे, उसके अंदर उतने पैसे जमा करवाओगे जितने का आप माल खरीद रहे हैं, और आप बैंक उतना पैसा अपने पास में आने के बाद फिर जो है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट देगा कि इस बंदे के इतने पैसे मेरे पास जमा हैं और हम भारत सरकार के बैंक हैं और आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे कंट्रीज के बीच में बिटवीन जब बैंक्स हैं देयर इज एग्रीमेंट कि देयर इज लेटर ऑफ क्रेडिट देन अदर बैंक हैज़ टू ऑनर इट, उस दूसरे बैंक को उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब इस प्रकार से हमने लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया बैंक को, उधर से माल आया, माल आते हमने कहा हाँ जी माल आ गया, जो हमने मंगाया था उसकी रेट सही है, आप लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसको बैंक को पकड़ा दे दो अगले को। अब उनका बैंक जो अमेरिका के बैंक के पास में हमारे बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट भेज दिया था, उसने उसको लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया और उसने पेमेंट ले ली। तो ये एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम आ रही थी जो टू कंट्रीज के बीच में, क्योंकि बिजनेस का टू कंट्री में हो सकता है ना, फॉरेन भी हो सकता है, तो वहाँ की प्रॉब्लम जो ये एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क का मतलब कोई ना कोई जोखिम, जोखिम जो है वो आपका हो सकता है कि देयर में द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिस्क ए बिजनेसमैन हैज टू फेस। द इंश्योरेंस branch of the commerce helps removing the hindrance of risk by providing the protection and compensation to be insured। आपका जो है if you purchase the goods from other country and the goods that person has loaded in the ship and there may be any type of risk during the way, आपका ट्रांजिट के दौरान कोई भी हो सकती है प्रॉब्लम, कोई रिस्क हो सकता है कि आपका शिप जो वो डूब सकता है, शिप में आग लग सकती है, आपके शिप में पानी घुसे आपका माल ख़राब हो सकता है, या आपके शिप में से माल चोरी हो सकता है, ठीक है, या पिल फ्रेज हो सकता है, यानी कुछ उसमें से निकाला जा सकता है, लीकेज हो सकता है, ब्रेकेज हो सकता है। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ द रिस्क। अब उस रिस्क को कौन पूरा करेगा? अब बिजनेसमैन वहाँ से साथ चल के नहीं आएगा, और चल के आएगा तो शिप में क्या कर सकता है वो, व्हाट ही कैन डू, इट मीन द इंश्योरेंस कंपनी इज देयर, द पार्ट ऑफ द कॉमर्स इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज आल्सो देयर। इंश्योरेंस कंपनी टेक द रिस्क that you pay us some premium, we will assure you that if there will be any loss then we will compensate you। it means don't be worry, you should purchase the material and pay some insurance premium to we people and sleep easily, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सोइए, we will pay to you if there is any loss। अब माल पूरा आ गया, आने के बाद में कोई लॉस नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ठीक है जी आप चल अपने घर ले जाओ इसको। अब वो पैसा जब इंश्योरेंस कंपनी को जो अपने प्रीमियम दिया था वो बीमा कंपनी का हो गया। और अगर देयर इज ए लॉस, इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी विल एवेल्यूएट द लॉस एंड विल कंपनसेट यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है जो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है वो आपका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। सिक्स्थ फंक्शन है रिमूविंग हिंड्रेंस, removing hindrance of knowledge। hindrance of knowledge। और नॉलेज के हिंड्रेंस से जो वो कैसे खत्म हो? फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोड्यूस द गुड्स इन पुणे एंड द कस्टमर इज एट आज़ाद नगर और इन हिसार, देन हाउ कंपनी कैन इन्फॉर्म दैट वी प्रोड्यूस द सच टाइप ऑफ द गुड्स, कि हमने ऐसा कुछ है जो माल है बनाया है, और उस माल के अंदर जो है कौन कौन सी आपकी
चीज़ें हैं तो जो कि आपका जो है इसके अंदर क्वालिटी है, तो आप किस प्रकार से बताएंगे? यू कांट टेल ईच एंड एवरी पर्सन, हर आदमी को तो आप बता नहीं सकते, तो और बताना भी हर आदमी को है, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो? तो पॉसिबल का सिर्फ ये एक तरीका है कि यू शुड प्रोवाइड द एडवर्टीजमेंट। आप टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, पम्पलेट में, मैगजीन्स में, ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट दीजिए। आप टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो आप देखिए इतने सारे टूथपेस्ट की एडवर्टीजमेंट आती है और दे टेल यू ऑल द क्वालिटीज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, और इस प्रकार से दे इन्हेंस आवर नॉलेज, एंड इफ देयर विल बी नॉलेज देन सर्टेनली वी विल परचेज दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज है, क्योंकि कस्टमर तभी माल खरीदेगा जब उसको पता होगा कौन बना रहा है और उसमें क्वालिटी क्या है, और क्वालिटी कैसे पता चलेगी? वो नॉलेज देने से, उनको ज्ञान देने से। ज्ञान कैसे मिलेगा? बाय द वे ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो इस प्रकार से आपका हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज वो आपका जो ख़त्म, वो पूरा हो जाता है आपका, वो आपके एडवर्टीजमेंट से। तो आज हमने जो किया है वो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स किया है, इतना टॉपिक हमने किया। तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स के कौन कौन से फंक्शन है मैं एक बार फिर से बता दूं। पहला, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, पर्सन की जो है हिंड्रेंस रिमूव करना, यानी यहाँ पर ये आदमी है और ये यहाँ पर प्रोड्यूसर है और यहाँ पर आपका कंज्यूमर। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को कौन मिटाए कि यहाँ से यहाँ तक माल उनको कौन दे के आए? तो कौन दे के आए, तो इसके लिए हिंड्रेंस ऑफ पर्सन हो गए कि इनका आदमी यहाँ जाए या इनका आदमी यहाँ आए। अब ये चीज़ दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो कैसे हो? तब ये हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है या जो बिजनेसमैन है, ही विल अपॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर और ही विल अपॉइंट द अदर पर्सन एज होलसेलर, एज रिटेलर। वो होलसेलर रिटेलर के रूप में कुछ पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, और होलसेलर या रिटेलर जो है यहाँ से माल खरीदेगा और वो जो है होलसेलर खरीदेगा वो यहाँ ले आएगा, होलसेलर से रिटेलर को दे देगा, रिटेलर जो कस्टमर को दे देगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो आदमी की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गई बाय कॉमर्स, यानी बाय होलसेल रिटेलर। हेल्प्स इन रिव्यूइंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यहाँ से माल यहाँ तक कैसे पहुँचे? होलसेलर रिटेलर तो आ गए थे पर माल पहुँचे कैसे? अब यहाँ से माल इसने खरीदा होलसेलर ने इससे, तो ट्रक से यहाँ आएगा, यहाँ से ट्रक से यहाँ चला जाएगा, और यहाँ दुकान हो गई, यहाँ रिटेलर के पास, रिटेलर जो है वो आपकी गली मोहल्ले में है, तो वो लोग अपने आप इसे खरीद के ले जाएंगे। तो यानी आपका जो प्लेस है उसकी भी हिंड्रेंस से ट्रांसपोर्ट ने ख़त्म कर दी। और उसके बाद हिंड्रेंस ऑफ टाइम, अब यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ अप्रैल में, यहाँ पर कंजम्पशन होगा वो आपका होता जा करके दिसंबर में, तो ये माल तब तक कहाँ पड़ा रहे? तो आपके गोडाउन्स में रहे, यानी वेयर हाउसिंग में रहे। तो ये जो है आपका वेयर हाउसिंग ने जो प्रॉब्लम टाइम की ख़त्म कर दी, कभी भी यूज़ कर लेना। रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, अब यहाँ से माल जो है, मान लो ये इंडिया है और ये अमेरिका है, यहाँ से माल खरीदें तो एक्सचेंज की दिक्कत आएगी, तो बैंक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट देगा, चेक देगा, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद में है आपका रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, यहाँ से यहाँ तक, एक देश से दूसरे देश तक आने में उसको जो है काफ़ी हिंड्रेंस हो सकते हैं, रिस्क हो सकता है। या इंडिया में देखें, बॉम्बे से हिसार तक माल आए, पता नहीं कहाँ पर अर्थक्वेक आ जाए, कहाँ पर आपका जब फ्लड आ जाए, कहाँ पर आग लग जाए, तो वो इंश्योरेंस उसको ख़त्म कर देगी। ठीक है, और नॉलेज की हिंड्रेंस कि वो जो आपका एडवर्टीजमेंट उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है जी, हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई चीज़ इनमें से आप पूछना चाहते हैं आपका फंक्शन ऑफ कॉमर्स में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कल जो हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास में आएगा, वो हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो मैं बात करेंगे। और जो होलसेलर रिटेलर की जो मैंने बातें की थी वो भी हम इसमें कल हम करेंगे। ठीक है, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, यू आर फ्री टू आस्क, कोई आपको जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए पूछने में। हाँ, बुक्स आप ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि बुक्स के बगैर जो है आप होमवर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चैप्टर जो हो सकता है कि 3 दिन में 4 दिन में ख़त्म हो जाए, और उसके बाद में आपको होमवर्क भी करना है, तो इसलिए आप बुक्स ज़रूर खरीद लें। ठीक है जी, और कोई दिक्कत है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपनी फ़ीस जो है वो रेगुलरली स्कूल में जाके आप भर सकते हैं। स्कूल का टाइमिंग जो है 8 to 2 PM है,
और 2 बजे तक जो स्कूल खुला रहता है, अपनी फ़ीस आप जाके भर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस